बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ और हमारे साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हैं। अब मैं आपको राहुल गांधी का बयान दिखाता हूं। उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करने की अपील का एक वीडियो बनाया और उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया है। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है, 1.25 मिनट का वीडियो है। मैंने सुना उसको और मैं उसके बारे में कई लोगों से राय भी ली कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। तो उन्होंने कहा इन्होंने नतीजा आउट कर दिया। अब आप सुनिएगा, क्या राहुल गांधी ने उस वीडियो में इस चुनाव का रिजल्ट आउट कर दिया है? क्योंकि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़ी, अगर आप सोचें तो एक डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती हैं। फिर उनकी अपील किस नाम पर है? अपील इस नाम पर है कि ममता ने अच्छा काम नहीं किया। अपील इस नाम पर है कि ममता ने बीजेपी को मौका दिया। और देश में एक विचारधारा की लड़ाई चल रही है। यहां राहुल गांधी सेंट्रल पॉलिटिक्स पर आते हैं। कहते हैं देश में विचारधाराओं की लड़ाई है, केवल कामकाज की लड़ाई नहीं है। एक दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक वो विचारधारा जो कांग्रेस पार्टी की है और दूसरी जो संघ की है, बीजेपी की है। तो उन्होंने कहा कि फिर सोचिए उस विचारधारा से मुकाबला कौन करेगा? वो ममता तो नहीं कर सकती, वो केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। फिर सवाल कि कांग्रेस पार्टी का आधार कितना है बंगाल के अंदर, और वो बीजेपी और टीएमसी को कैसे जोड़ रहे हैं। तो आप सुनिए राहुल गांधी को। बंगाल के भाइयों और बहनों, नमस्कार। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी चुनाव चोरी करती है। बीजेपी ने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया है। बीजेपी बंगाल के कल्चर, हिस्ट्री और बंगाली भाषा के विरोध में काम करती है। बीजेपी के नेता कहते हैं वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन। इस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। आपने सुना, फिर एक बार रिकैप दे दो। उन्होंने क्या कहा कि बीजेपी कहती है वन नेशन, वन लैंग्वेज और वन रिलीजन। अब आप सोच लीजिए कि ये शब्द किन के लिए थे। और फिर वो ये कहते हैं कि अगर ममता ने पोलराइज ना किया होता तो बीजेपी को जगह नहीं मिलती। अब वो किससे बात कर रहे हैं? जिसने भी उनको लिए ये शब्द लिखे हैं, अगर उनके अपने हैं तो अलग बात है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से तो अलग अलग समूहों से बात की जा रही है। बाकी त्रिपाठी जी बताएंगे। देखिए, एक तो ये कि राहुल जी जो हैं वो बोलते हैं, वो साफ साफ बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो ऑफिशियली सही बताती नहीं है। मैं अभी उनकी जो सितारा प्रचारकों की सूची, स्टार कैंपेनर की लिस्ट देख रहा, तो उसमें राहुल जी का नाम नंबर 2 पे लिखना चाहिए, लिखते नहीं है। मतलब गलत काम करते हैं। उनको मोदी जी के बाद राहुल जी का नाम लिखना चाहिए, क्योंकि राहुल जी हैं जो जनता को समझा पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों। इस सवाल का जवाब वही दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने इतनी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर दी कि भारतीय जनता पार्टी चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ सुथरा प्रशासन नहीं किया, इतनी हिंसा, इतना अत्याचार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। इतना ज्यादा उनके समय में भ्रष्टाचार हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। अब कोई कह सकता है कि ये मैं क्यों कह रहा हूं, वो तो भाई कांग्रेस के नेता हैं। क्योंकि जिस राज्य में कांग्रेस है ही नहीं, जहां शून्य, न विधायक न सांसद, जहां उनका अपना नेता सदन अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से लड़ रहा है और उसके लिए कोई जाके ढंग से प्रचार नहीं कर पाया, वहां किसके लिए वो प्रचार कर रहे हैं? इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को आते हुए अब देख रहे हैं। अब इसका दूसरा क्या है, शायद उनको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ममता बनर्जी खत्म होंगी तो कांग्रेस के लिए थोड़ी गुंजाइश बनेगी। लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है कि राहुल गांधी जो बात कर रहे होते हैं उसमें कोई घटनाक्रम तुरंत का नहीं होता। जैसे बार बार कहा जाता है ना कि भाई एक निबंध उन्होंने रटा हुआ है, भाजपा दुश्मन है, मोदी जी दुश्मन है, तो उसको बिना संदर्भ क्यों अलग अलग जगह बोलते हैं। और उसका नुकसान क्या होता है कि अंत में वो कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे होते हैं। जो दूसरी पार्टी है जो उनके लिए नुकसान करती है भारतीय जनता पार्टी, उसको लाभ दे देते हैं। इस वीडियो का आपने ये मतलब निकाला कि राहुल जी को बीजेपी आती दिख रही है? आती दिख रही है, तभी तो ये बोल रहे हैं ना। इसका मतलब है साफ साफ वही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ममता जी ने जो किया उसका रिएक्शन हो रहा है, यही तो भाजपा देख रही। बीजेपी का प्रचार भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पोलराइज कर दिया आपने,
तो लीजिए भुगतिए। पोलराइजेशन का आरोप सीधा ममता पर है इस बार। हाँ, तो उन्होंने कहा बंगाल को आपने पोलराइज कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता खोल पोलराइज दिया। का मतलब क्या? अपीसमेंट किया आपने? मतलब मुसलमानों की ज्यादा पोलराइज सुनी का आपने? मतलब कि आपने मुस्लिम अपीजमेंट किया, ये तो एकदम आरोप ही है ना। मुसलमानों को आपने गोलबंद किया तो हिंदू गोलबंद हो गया, और हिंदू गोलबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई। बात तो ये लगभग वही कर रहे हैं। और ये वन नेशन वन लैंग्वेज वन रिलीजन चाहती है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन रिलीजन तो कभी किसी ने नहीं बोला है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये वो किसको बता रहे हैं? जाहिर है वन नेशन वन रिलीजन चाहती है भाजपा, वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। और कहाँ बताएंगे। अच्छा, एक क्योंकि बनारसी लोग गजब होते हैं, प्रोफेसर अमिताभ जी ने कहा, चूंकि वही है कि बंगाल पे बनारस की टिप्पणी तो आनी चाहिए, भी एक सज्जन ने भेजा है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बंगाली हीरोज को वर्शिप करते हैं। तो भैया अधीर रंजन चौधरी नहीं, उन्होंने अरे, कहा, प्रोफेसर अमिताभ, मैं जानता हूं। तो उन्होंने कहा कि फिर क्यों अधीर रंजन चौधरी को हटा के यूनुस पठान को कर दिया? वो तो खाटी गुजराती था। नहीं, इन्होंने, अमिताभ ने एक और चीज बात बोली थी कि सुभाष चंद्र बोस आइकन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक तो वहां बहुत ज्यादा एंट्रेंच ही नहीं हुआ। कायदे से फॉरवर्ड ब्लॉक को होना चाहिए था। यदि सुभाष चंद्र बोस को वो आइकन मानते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक वहां होना चाहिए वो था। मोटी बात ये कह रहे थे कि Forward बीजेपी block का एक को- बड़ा चेहरा, लोकल चेहरा जो है वो होना चाहिए था। लेकिन सर, राहुल गांधी की बात का क्या मतलब समझे आप सर? नहीं, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से ठीक बात कर रहे हैं, और उसका फायदा बीजेपी को होगा। राहुल गांधी की बात करने का? हाँ, मतलब जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उसका, और वो त्रिपाठी जी ने जैसे कहा, मैं भी अक्सर कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहता हूँ कि भाई स्टार लिस्ट में नाम क्यों नहीं डालते उनका। और जब वो ममता जी के खिलाफ बोल रहे हैं तो या तो वो तय करें कि भाई किसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा, ममता जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर ममता जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो ठीक है, फिर वो जो बोल रहे हैं कि भाई पोलराइज अभी तो दोनों ने एक साथ वोट डाला है संसद में, टीएमसी और विजय जी, आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। नहीं, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। अन्याय इसलिए कर रहे हैं कि ममता जी उनको 2 सीट भी देने के लिए तैयार नहीं हो, तो नेगोशिएट फेयर है सर। करने एक के भाई लिए। इलेक्शन लड़ रही है उनकी पार्टी, वहां पर अकेले लड़ रही है, तो लड़ेंगे तो ममता के खिलाफ ही ना, तो उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे भी नहीं, वो तो ठीक बात है, आप कह रहे तो मैं मानता हूँ कि उनकी पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। ये तो अच्छी बात आपने कही है। लेकिन मुझे लगता है ना सौरभ जी, एक सर एक बार कंप्लीट कर लें इनकी बात जो है ना। लेकिन पोलराइजेशन वाला जो बात है वो ज़्यादा सही तरीके से उन्होंने रखी है कि ममता जी अगर इस तरह से, जैसे आप अपीजमेंट कह लें या कुछ भी कह लें, पिछले 2-3 चुनावों में जो उन्होंने किया है उसकी वजह से ही बीजेपी को एंट्री की ताकत मिली, क्योंकि वो एक रिवर्स पोलराइजेशन की तरफ बढ़ी भारतीय जनता पार्टी और उस पर काम किया उन्होंने। ये तो ठीक है। बहुत ये आरोप सही है। ये आरोप सही है, मतलब सही इस दृष्टि में पॉलिटिकल नतीजा उसका ये दिख रहा है। ठीक है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सीधे सीधे पोलराइजेशन का मतलब है आपने एक की ज्यादा सुनी, इसलिए दूसरे को फिर वो बताने का मौका मिल गया और भारतीय जनता पार्टी उसके दूसरे पक्ष की तरफ खड़ी हुई है। डायरेक्ट ही बोल देते ना कि राहुल गांधी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, तो बोल दिया ना, पहले ही मैंने कहा कि वो, मैं तो हमेशा ही मानता हूँ वो नहीं, ये देखिए स्टार वही है, वाली वो बात है जो ओवैसी कहते हैं बार बार कि भाई क्या हम चुनाव लड़ना छोड़ दें? अगर फिर तो सारा जो दो ही फोर्स बना लो, एक सारी पार्टियां एक तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी। नहीं तो या तो सारे इलेक्शन आप ऐसे ही लड़ो। राहुल जी बहरामपुर गए हैं क्या? मुझे जानकारी नहीं, आपको जानकारी हो। नहीं, राहुल जी हो सकता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो। वो क्या है भाई? विचारधारा नहीं सर, सब जानते हैं कि कांग्रेस कैसे खत्म हुई। जो कांग्रेस से निकले हुए लोग जो अलग अलग समय पर चाहे जिस धारा में गए हों, ओरिजिनल पार्टी बनाया, उन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया। अगर मान लीजिए कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाए तो कौन आएगा भाजपा के सामने? कांग्रेस आएगी। बिहार से तेजस्वी खत्म होंगे तो कौन आएगा? कांग्रेस आएगी। ममता जी खत्म हो जाए तो कौन आएगा? कांग्रेस आएगी। अगर महाराष्ट्र से शरद पवार खत्म हो जाएंगे तो कौन आएगा? कांग्रेस आएगी। केसीआर खत्म हुए तो कौन आया? कांग्रेस आई। तो बड़ा सीधा सा उनका फॉर्मूला है कि ममता जी खत्म हो, कांग्रेस आ जाए। तो ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। ममता जी तो कांग्रेस से ही आई हैं। हाँ, तो लेकिन अब उनको लगता है ना कि अब खत्म हो जाए तो आ जाएगी, तो वो अपना सही निशाना एक बार कर रहे हैं प्रोफेसर रीजनल साहब। हाँ सर, ये जो राहुल जी का जो जिसने भी टॉकिंग पॉइंट्स बनाया है ना, वो एक नेशनल न्यूज़पेपर है, दिल्ली से छपता है, नाम नहीं लूंगा, उसके एडिटोरियल में सारा चीज़ लिखा हुआ है। अच्छा। दूसरा, ये बात कर रहे हैं ना वन लैंग्वेज वन रिलीजन, ये बेसिकली जो बीजेपी के खिलाफ पुराना एक प्रचार होता था कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करता है, वो उसको अंग्रेजी में कह रहे हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जानते हैं कि इस समय कांग्रेस हाशिए पर है बंगाल में। लेफ्ट फ्रंट के साथ उन्होंने अलायंस करके भी देख लिया, जिसके साथ वो कितनी लड़ाइयाँ लड़े हैं, उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। तो इस बार वो सिर्फ अपना स्टेक सिर्फ इस पे लगा रहे हैं कि बीजेपी को कैसे रोका जाए, जो 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 इनका हिसाब लग रहा है, और वो जो सेंट्रिस्ट स्पेस है उसको कैसे लिया जाए। और जैसा बता भी रहे थे कि अगर तृणमूल कांग्रेस का
पतन होता है तो जाहिर है वहाँ कांग्रेस राइज करेगी, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा जितना हम समझ रहे हैं। तो लेफ्ट को आप सबने हमेशा के लिए खत्म मान लिया है। लेफ्ट का अब वो जो वेव था वो बिल्कुल खत्म हो गया। उसकी जो मानसिकता थी वो अब सिर्फ इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में, कुछ स्टूडेंट सर्कल्स में वो बचा है, और वो भी अर्बन सेंटर्स में, मतलब कलकत्ता जैसे धीमी सी आवाज में बोले कुछ त्रिपाठी जी, क्या नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पता नहीं हम लोग क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट में कोई अंतर है क्या? ये लेफ्ट की प्रॉब्लम नहीं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है विजय जी, हर्षवर्धन जी इस पर बताएंगे बाद में। लेकिन ये है कि वो स्पेस जो था एक लेफ्ट का, और लेफ्ट भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी ही थी ना। आप ये क्यों नहीं समझते? लेफ्ट को आप आइडियोलॉजिकली वो माओइज्म से नहीं जोड़िए, या जो कहते थे सीपीआईएम है तो वो माओइस्ट है, लेकिन ठीक है सर। वो एक जवाब आप सभी दे दीजिए। माओइस्टों को तो लेफ्ट ने मार एक्चुअली करके लेफ्ट वहां से इतना भगाया। रिलेवेंट, इतना इररिलेवेंट हो गया कि आप भी क्यों उस पर वक्त जाया करें, छोड़ दें उसको। मैं कह रहा हूं कि त्रिपाठी जी ने बड़ा साफ साफ कहा कि इन्होंने ये मान लिया कि बीजेपी आ रही है। इनकी भाषा से ऐसा लगा, मुझे भी ऐसा ही लगा जब मैंने सुना, इसलिए मैंने कहा कि रिजल्ट आउट कर दिया। क्या यही क्यों जयराम रमेश ने 3 दिन पहले नहीं बोला था? वो तो गलती से निकला था। अरे वो तो उन्होंने तमिलनाडु भी बोला था उसमें, वो स्लिप ऑफ टंग था। उसको स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं, अंदर की चीजें निकल गई। ठीक है, ये तो आप मान रहे हैं ना कि राहुल जी मान लिए हैं कि बीजेपी जी आ रही है सत्ता में, हाँ? आपको भी ऐसी सेंस मिली इनकी बात से? नहीं, मुझे वो सेंस नहीं ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रोमिनेंट इसलिए, दबाव बहुत है सर। सर ऐसा लगा बीजेपी का स्पेस इसलिए मिला है क्योंकि वहां पर वो इस बात से सहमत है कि बीजेपी के खिलाफ वो जो लड़ाई लड़ना चाहते थे, वो लड़ाई ममता बनर्जी ने गलत रास्ते पर पहुंचा दी। मतलब बीजेपी को ताकतवर बनाया। चुनाव नतीजा बीजेपी के पक्ष में होगा नहीं होगा, इसलिए वो भी कहने का मतलब नतीजा तो कौन ही जानता है, कौन जानता है। लेकिन अब मैं आपको कह रहा था कि वो लोग जो ममता बनर्जी को चाहते हैं कि वो रहे, अभी और ममता शासन चलना चाहिए, उनकी वो कैसे अपनी बात कहते हैं, कितनी जोर से अपनी बात कहते हैं। अब मैं आपको मालदा का कुछ वोटर्स का रुझान वो दिखाता हूँ। अब मालदा आप कहेंगे, नाम सुन के कहेंगे मालदा वाले तो वही कहेंगे, ऐसा नहीं होता। हर जगह हर किस्म का आदमी रहता है, उनका क्या मूड है सुन लेते हैं। में क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है और क्या मुद्दे हैं असली? माहौल ठीक ही है। इस बार तो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बाहर का फोर्स भी आया है, अच्छे से एग्जाम होगा, इलेक्शन सब। दीदी बेहतर या दादा? दोनों ही बेहतर है। बताते हैं बड़े डरते हैं यहाँ पे लोग। डर आपको माहौल देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई एंटी सोशल का कोई झगड़ा झमेला कोई नहीं है यहाँ का। काम किसका बेहतर है बंगाल में यहाँ पे? काम तो हमारा ममता दीदी अच्छा काम कर रहा है। हाँ। तो अच्छा कौन लगता है, दीदी या बीजेपी? दीदी अच्छा। रूलिंग पार्टी का अच्छा है काम, तो रूलिंग पार्टी का ही अच्छा। आपका नाम? मोहम्मद नूर इस्लाम। अच्छा, रूलिंग पार्टी मतलब टीएमसी। इस बार बता रहे हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, कोई वोट देने फालतू बात है, वो सब बेकार का बात है। यहाँ तो सब खूब शांतिपूर्ण वोट होता है। बीजेपी का बात जो है तो उसका तो देगा ही बीजेपी को जो वोट दे रहे हैं। आपको अच्छा कौन लगता है? आपका तो जोड़ा फूल टीएमसी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? एमडी मनीरुल हक। मनीरुल हक, यहाँ बंगाल में मुस्लिमों के लिए किसने काम किया ज़्यादा से ज़्यादा दीदी काम किया है। दीदी से बेटर नहीं हो सकता। ऐसा का मुद्दा था लेकिन 60% तक सही हो गया। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम पांचू शेख। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बंगाल में? अच्छा है बंगाल में। पल्ला भारी है। पल्ला भारी अभी क्या बोलेंगे, आपको जो लगता है वही बता दीजिए। तृणमूल का ही भारी लगता है। तृणमूल का भारी है। काम किया दीदी ने? टीएमसी के। हाँ टीएमसी। ठीक है। और मोदी जी? उसका जरा गुलमल है, असुविधा है। हाँ कंफ्यूजन है। हाँ। ये जाहिर इन्होंने भी जितने लोगों से बात की उसमें ज़्यादातर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे। एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं और बताऊं, हमने भी बहुत लोगों को सुना वहाँ पर, मुस्लिम लोगों से जब आप रिएक्शंस ले रहे हैं, ऑब्वियसली वो कहते हैं ज़्यादातर क्या लगभग सभी यही कहते हैं जो है वो ठीक है, मतलब टीएमसी है वो रहे। यहाँ किसी तीसरे का नाम नहीं लिया जा रहा सर अभी तक। जो बातें चल रही थी ना ओवैसी, हुमायूं कबीर, कोई और कांग्रेस, कोई नाम नहीं ले रहा किसी का। बाइपोलर इलेक्शन है, दो तरफा मुकाबला ममता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। और मैं इसको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यही बड़ी जीत है कि वहाँ पर वो पूरे इलेक्शन को उन्होंने ममता वर्सेस
बीजेपी कर दिया और सब लोग वहाँ पर आउट हो गए। पहले भी ये बात हो रही थी कि ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर साहब, उतनी वो होता भी तो 2-4 सीट पर, उससे ज़्यादा कोई असर उनका नहीं हो सकता था। वो एक्सरसाइज किसने की, क्या की, वो अलग इशू है। लेकिन ये सीधा इलेक्शन है और अब भी भारतीय जनता पार्टी और ममता जी के बीच मुकाबला। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो वैसे आपसे जानकारी के तौर पर पूछ रहा था कि भाई राहुल जी बहरामपुर गए थे कि नहीं गए थे इलेक्शन कैंपेन के लिए। ठीक है, अधीर रंजन जी के साथ गए कि नहीं गए, जी, तो आप पूछ रहे हैं। नहीं गए थे, नहीं गए थे बेचारे। जब वहां जाके तमिलनाडु जाके स्टालिन से नहीं मिले, नहीं ये तो अधीर रंजन उनकी पार्टी में ही है ना। गाड़ी में से वीडियो बनाया उन्होंने, मुझे नहीं पता गाड़ी कहाँ थी उनकी सर। तमिलनाडु में भी बहुत नाराज थे, दोनों की ज्वाइंट मीटिंग। खैर एनीवे, अब मैं आपको कुछ दावे सुना देता हूँ। अधीर रंजन जी की अभी जिक्र कर दिया सर ने, तो उनका भी बयान है एक, लेकिन पहले दिलीप घोष को आप सुनिए। ये फर्स्ट फेज को लेकर अपनी पार्टी के लिए क्या नतीजा बता रहे हैं होगा। पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं ये, और उस वक्त में प्रेसिडेंट रहे हैं जब बीजेपी इतनी ताकतवर नहीं थी राज्य में। सुनते हैं दिलीप घोष को। आधे से ज़्यादा सीट में आज चुनाव है और 4-5 दिन के बाद फिर है, तो पहला फेज जो है ये अगर शांतिपूर्वक हो जाए, मुझे लगता है कि पूरा चुनाव शांतिपूर्वक होगा। और उसके लिए जो भी करना है, मैंने अदालत से लेकर चुनाव कमीशन तक सरकार की तरफ से और प्रयास हो रही। यहाँ जो एंटी सोशल को अरेस्ट किया जा रहा है, उसके पीछे ममता बनर्जी खुद हैं। उसके लिए उनको बहुत दुख है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। जो लोग ऑपरेट करते थे चुनाव को, ऐसे सारे एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। मुझे लगता है चुनाव अच्छा होगा, वोटिंग भी अच्छी होगी और ठीक ठाक रिजल्ट भी होगा। जो परिवर्तन का आस लगा लोग बैठे हैं वो भी हो जाएगा। ज़्यादातर बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र है उत्तर और दक्षिण बंगाल में है ये, और बीजेपी इसमें मुझे लगता है कि 100 के ऊपर सीट जीतेगी। मोटा मोटी जीतने का एक प्रकार रास्ता साफ हो जाएगा यहाँ से। और जो थोड़ा सा हार्ड है, संख्यालघु इलाका है, बॉर्डर है, टेंस इलाका है, उसमें भी अगले चुनाव में सत्र में जो चुनाव होगा और जनता को एक साहस मिल जाएगा कि हाँ अच्छा वोट होगा, अपना वोटिंग करना चाहिए। पूरा शांतिपूर्वक चुनाव होगा, किसी को हिलने तक नहीं देगा चुनाव कमीशन। तो दिलीप घोष जी की माने तो पहले फेज में ही जो है बीजेपी जीत पक्की कर लेगी अपनी सर। लेकिन ये तो है कि पहले फेज में बीजेपी को बहुत आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा, बहुत आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा। और दिलीप जी खुद बेचारे आउटसाइडर से त्रस्त हैं यहाँ पे, तो उनको तो थोड़ा सा ये होगा। लेकिन ये है आउटसाइडर से त्रस्त है, हाँ, मतलब शुभेंदु अधिकारी, मतलब उनको लीड नहीं देने दिया गया, तो वो थोड़ा सा एक ये तो रहेगा। और ये तो बाद में पता चलेगा जब अगर वो स्थिति में आ जाती है बीजेपी सरकार बनाने की तो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो है कि पोलिंग जो है वो भय रहित हो रहा है। एटलीस्ट आपके यहाँ तो यही देख रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा होगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन असल बात है कि इस समय पोलिंग शांतिपूर्ण हो रही है। वोटिंग परसेंटेज बहुत, अभी 63% दिखा रहा है, तो शाम जाते जाते वो 90% मुझे लग रहा है हो जाएगा। और जिस तरह का माहौल बना था ममता बनर्जी का, वो थोड़ा मुझे कम लग रहा है एटलीस्ट फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग में। इसमें हो सकता है बीजेपी ज़्यादा सीटें लाएं, लेकिन अभी जो असली लड़ाई है, जो रियल कॉन्टेस्ट है, वो तो अब है। यहाँ तो पहले से भी बीजेपी का बेटर पोजीशन था इस पार्ट में। अब दूसरे पार्ट का जो दूसरा अध्याय शुरू होगा उसमें देखिए ये बड़ा क्लियर डिवाइडेड है सर। ये पहले फेज की 152 सीटें, ये ज्यादातर मतलब बीजेपी की तो 75% सीटें इस पिछली बार 77 में से इसी में आई थी 59। और बीजेपी को अगर ग्रो करना, और ज्यादातर लोग कह रहे हैं करना चाहिए उसको, तो ये राउंड बीजेपी का राउंड होना चाहिए। और अगला राउंड जो है वो बीजेपी के लिए मुश्किल वाला राउंड है। वहां पर तो बहुत आगे, केवल 18 सीटें 142 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार मिली थी। लेकिन फिर बीजेपी को छलांग भी तो बहुत लंबी लगानी है, 77 से 150 की छलांग लगानी है। तो आप सोचिए, जस्ट डबल करना है उसको, तो जस्ट डबल करना है तो दोनों जगह डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले फेज में कितना चले जाएंगे, कितना 59 से आप कहाँ दुगना करेंगे, मतलब 120 सीट लानी पड़ेगी उसको इतना पहले फेज में। तो तब जाके अगले राउंड में जो मुश्किल राउंड है, वहां पर शायद कठिन सवालों के जवाब ना भी दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर। देखिए हम लोग बार बार 77 पर आकर के अटक जाते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 77 से 148 का आंकड़ा जो है वो तय करना है, तो एक बड़ी लंबी छलांग है। मैं बार बार फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 17-21 दोनों चुनाव ले लें तो 142 सीटों पर पहले वो जीत चुके हैं, कभी ना कभी जीत चुके हैं। पिछले 3 चुनावों में 2011 से यदि आप ले लें तो कभी ना कभी वो जीत चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जीत की संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां नए नए अपने आप को रजिस्टर कर रही है। वहां के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, उसको जिताया है उन सीटों पर।
तो 142 यदि आंकड़ा पर वो वहां मान लेते हैं कि वो सारे 142 भारतीय जनता पार्टी 2026 के चुनाव में निकाल ले जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी ठीक है के सर, लिए ठीक है सर, होने वाली है। एक छोटा कमेंट सर, ब्रेक का समय हो जाएगा त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, जब ये वाली बात होती है ना तो मैं हमेशा फिर याद आने लगता है हमको त्रिपुरा, याद आने लगता है हरियाणा, याद आने लगता है महाराष्ट्र। ये मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो शिफ्ट किया है, अगर उसको हम एक लाइन में समझें, क्योंकि हम मतलब उसमें हम सब शामिल हैं कि हम ये बात करते हैं कि हिंदू तो वोट करेगा नहीं, हिंदू तो कुछ चला ही जाएगा, वो सिर्फ हिंदू वोटर की बात कर रहे हैं। नेशनल पार्टी को कैसे वोट होता है, अगर आप उसको समझें, और नेशनल मूड क्या है, इन दोनों को अगर समझें, तो नेशनल पार्टी के तौर पर सिर्फ एक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए हम लोगों से असेसमेंट में कभी कभी गड़बड़ होती है। और फिर मैं कह रहा हूं, जब 2011 में ममता जी ने कम्युनिस्टों को पलटा था तो कहां किसको लगता था, या त्रिपुरा में जब पलटाया था तो क्या लगा था, इसीलिए थोड़ा कठिन हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद उस थ्रेशोल्ड को क्रैश कर चुकी है।